नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। आई डिसऑर्डर्स की रेगुलर वीडियो सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बेटर नोन एज ग्लूकोमा। जी हाँ, जिसे ब्लैक वाटर या काला पानी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक सडन विजन लॉस का बहुत बड़ा कारण है। ग्लूकोमा मतलब अचानक से नजर का गायब हो जाना। पेशेंट को इनिशियल कोई सिम्टम ही नहीं आते, पेशेंट सोचता है कि सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा ब्लड होने लगता है और अचानक नजर चली जाती है बिना किसी पेन के। पेनलेस विजन लॉस का आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है ग्लूकोमा। एक्चुअल में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ग्लूकोमा होता क्या है, काला पानी होता क्या है, देखिएगा डियर, ग्लूकोमा कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, इट इज ए सिंड्रोम। बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स को मिलाने से जो टॉपिक डेवलप हुआ है दैट इज ग्लूकोमा। इट इज ए सिंड्रोम, याद रखिएगा, इट इज ए ओक्यूलर सिंड्रोम। आई बॉल से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनके गुच्छे को, ओकुलर सिंड्रोम को ग्लूकोमा कहा जाता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाई ए ओकुलर सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाई, जिसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिएगा बेटा, सबसे पहला चेंज तो ये आएगा कि सबसे पहले इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाई इंक्रीज्ड आईओपी, इंक्रीज्ड इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, ये सबसे पहला चेंज आता है। जैसे ही इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो अगर हम इस आई बॉल की बात करें तो आई बॉल के अंदर सभी जानते हैं यहां लेंस होगा, या सीलियरी बॉडीज होगी, या सस्पेंसरी लिगामेंट होंगे, यहां भरा रहता है एक्वस ह्यूमर, यहां पीछे की तरफ रेटाइना होगी, दिस इज रेटाइना, और यहां होगी ऑप्टिक डिस्क जिससे निकल के जा रही है ऑप्टिक नर्व। यहां से बेटा जी ऑप्टिक नर्व जनरेट हो रही है ऑप्टिक डिस्क से। तो जब एक्वस ह्यूमर का या इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो याद रखिएगा प्रेशर अप्लाई होगा किस पे, ऑप्टिक डिस्क पे, रेटाइना पे। रेटाइना के फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे, ऑप्टिक नर्व का जो हेड है वो डैमेज हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क डैमेज हो जाएगी और पेशेंट को दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने से देयर विल बी ए डैमेज टू, डैमेज हो जाएगा किसको, देयर विल इज ए डैमेज टू ऑप्टिक नर्व हेड। ऑप्टिक नर्व का जो हेड है जहां से ऑप्टिक नर्व जनरेट होती है वो डैमेज हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व हेड डैमेज हो जाएगा, और ऑप्टिक नर्व के हेड के डैमेज होने से विजन लॉस हो जाएगा, पेशेंट का विजन चला जाएगा। उसी चीज को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखेगा, डिसऑर्डर विल बी नोन एज ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक पेनलेस विजन लॉस का बहुत बड़ा कारण है, जिसमें सबसे पहले इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो चारों तरफ की रेटाइना डैमेज हो जाएगी, ऑप्टिक डिस्क का उभरा हुआ पार्ट, ऑप्टिक हेड जहां से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है वो डैमेज हो जाएगा और विजन लॉस हो जाएगा, मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएंगे तो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा। ये तकलीफ कहलाती है डियर ग्लूकोमा। अब बेसिकली एक दो पते की चीज सुने कि हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, आईओपी बढ़ जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बढ़ जाएगा मतलब कितने से ज्यादा हो जाएगा, व्हाट इज नॉर्मल आईओपी, नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल आईओपी इज, और कितनी बार ये एग्जामिनर पूछेगा, राइट आंसर इज 10 to 21 mm of Hg। द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज 10 to 21 mm of Hg, ये नॉर्मल होता है। अब दो बेसिक चीजें, दो कंसेप्ट और समझिएगा। एक होता है डियर इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन, इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन, इसके क्या मायने होते हैं, तीन टर्म्स आपको पता चलनी चाहिए। एक होती है ग्लूकोमा, एक होता है ग्लूकोमा, एक होता है इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन, और एक होता है नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। देयर आर थ्री कंडीशन, तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन होता है, एक होता है नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, और एक टर्म होती है बेटा जी जिसे अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, केवल किस नाम से बुलाया जाएगा, ग्लूकोमा। ये तीन टर्म्स हैं, तीनों के क्या बेसिक मायने हैं वो समझिएगा कि तीनों क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या पर्पज है तीनों के। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि व्हाट इज इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन, तो देखिएगा डियर,
हाइपरटेंशन वर्ड आ गया, इसका मतलब कौन बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंट्राओकुलर प्रेशर एलिवेटेड है, इंक्रीज्ड है, तो उसे कहा जाएगा इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन। लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए, बट नो ग्लूकोमा, लेकिन फिर भी क्या पैदा नहीं हुआ, ग्लूकोमा पैदा नहीं हुआ, तो उसे इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन कहा जाएगा। आईओपी बढ़ चुका है लेकिन फिर भी किसी वजह से ऑप्टिक हेड डैमेज नहीं हुआ, विजन लॉस नहीं हुआ, ग्लूकोमा पैदा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन को इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन कहा जाएगा। कंडीशन नंबर 2 क्या कह रही है, नॉर्मोटेंसिव, इट मींस क्या होगा, इट मींस नॉर्मल आईओपी, आईओपी बढ़ा ही नहीं है, आईओपी नॉर्मल है लेकिन किसी और वजह से, बट स्टिल ग्लूकोमा, किसी और कारणों की वजह से इस क्लाइंट में ग्लूकोमा पैदा हो गया, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाएगा, इस घटना को नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा बोला जाएगा। देखिएगा डियर, एक में हाइपरटेंशन नहीं है तो भी ग्लूकोमा है तो उसे नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा कहेंगे, एक में हाइपरटेंशन है फिर भी ग्लूकोमा नहीं है तो उसे इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन कहेंगे। और तीसरी ग्लूकोमा जिसमें दोनों मौजूद हो, आईओपी भी बढ़ा गया हो प्लस ग्लूकोमा में यहां ऑप्टिक नर्व डैमेज भी हो गया हो प्लस ऑप्टिक डिस्क डैमेज, दोनों ही केस जिसमें हो जाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा ऑप्टिक डिस्क डैमेज, उस घटना को ग्लूकोमा के नाम से कहा जाता है। तो कंफ्यूजन के लिए इंट्राओकुलर हाइपरटेंशन और नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा ये वर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। चलेगा डियर, अब आगे मूव करते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाना, जो नॉर्मली होता है 10 to 21 mm ऑफ Hg। फिर क्वेश्चन आता है कि साहब ग्लूकोमा के कितने टाइप्स होते हैं और उसके क्या क्या कॉजेज है, ऐसा क्यों होता है, ग्लूकोमा के कितने टाइप्स होते हैं और ऐसा क्यों होता है। देखिएगा डियर, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, कुछ मेन क्लासिफिकेशंस की तरफ अगर मैं मूव आउट करूं तो पहला क्लासिफिकेशन 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कौन कौन सी, अगर किसी बेबी को बाय बर्थ ये है तो उसे कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहा जाएगा, और अगर आफ्टर बर्थ हुआ है तो उसे एक्वायर्ड ग्लूकोमा कहा जाएगा। ओल्ड एज में, यंग एज में या किसी भी बंदे में ग्लूकोमा होना जिसमें पहले ग्लूकोमा नहीं था उसे तो एक्वायर्ड कहा जाएगा, और अगर एक बच्चा बाय बर्थ ग्लूकोमा लेके पैदा हुआ है तो उसे कंजेनाइटल ग्लूकोमा कहा जाएगा। ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। क्लासिफिकेशन नंबर 2 देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या कहता है, क्लासिफिकेशन नंबर 2 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, इनटू 2 कैटेगरीज, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एक होता है प्राइमरी ग्लूकोमा, फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्लूकोमा एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंडरी ग्लूकोमा, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि प्राइमरी ग्लूकोमा क्या होता है और सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है। देखिएगा बेटा जी, जहां तक बात हम प्राइमरी ग्लूकोमा की कर रहे हैं, प्राइमरी ग्लूकोमा यानी कोज एक्वस ह्यूमर है, कारण इंट्राओकुलर प्रेशर का बढ़ना है। देखिएगा, रिलेटेड टू, अगर किसी को ग्लूकोमा हुआ है रिलेटेड टू एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन और आउटफ्लो, या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ गया और आउटफ्लो बंद हो गया। अगर एक्वस ह्यूमर हद से ज्यादा पैदा हो रहा है या एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो रहा तो वो आंखों में ही पड़ा रहेगा, हमारे एक्वस एंटीरियर चेंबर्स वगैरह में ही पड़ा रहेगा, एंटीरियर सेगमेंट्स वगैरह में पड़ा रहेगा और उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से होने वाले ग्लूकोमा को प्राइमरी ग्लूकोमा कहा जाता है। और दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है डियर, तो जवाब आएगा मोस्ट कॉमन होगा प्राइमरी, लीस्ट कॉमन होता है सेकेंडरी। पहले हल्का सा समझ लीजिएगा, अगर एक्वस ह्यूमर का लफड़ा है, आप सभी जानते हैं, अगर आप कोई हल्का सा भी एनाटॉमी की क्लासेस रिवाइज हैं आपकी, तो हमने कहा कि ये आई थी, यहां पे आपकी सीलियरी बॉडी आ गई, यहां पे आ गया आपका आइरिस, दोनों के बीच में प्यूपिल, यहां मौजूद है लेंस और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लेंस। यहां इस जगह सीलियरी प्रोसेस से
यहां पे कौन डेवलप होगा, यहां पे पैदा होगा CSF, क्या एक्वस ह्यूमर सीलियरी बॉडी से, सीलियरी बॉडी से होता हुआ वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से प्यूपिल को क्रॉस करके यूं चैम्बर्स में चला जाएगा। यहाँ सीलियरी प्रोसेस से पैदा होने के बाद प्यूपिल से होके वो एंटीरियर कंपोनेंट में चला जाता है और फिर वहां से कहाँ मूव करता है, वहां से यहाँ जाता है ट्रेबेकुलर मैशवर्क में, वो यहां से होके ट्रेबेकुलर मैशवर्क में चला जाएगा इस एंगल के थ्रू, इस एंगल के थ्रू उसका ड्रेनेज होगा। याद रखेगा ये एंगल बहुत जरूरी होता है। ये फ्लो हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूस होगा कहां पे सर, प्रोड्यूस तो होगा सीलियरी मसल्स में, फिर वहां से यूं करता हुआ प्यूपिल से होता हुआ एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गया और फिर वहां से होता हुआ चला गया ट्रेबेकुलर मैशवर्क में। इस तरह एक्वस ह्यूमर का फ्लो होता है। या तो एक्वस ह्यूमर हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए और या फिर उसका ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए, तो सारा एक्वस ह्यूमर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और आईओपी हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बेसिक फिनोमिना होता है इस डिजीज का। अब देखिएगा डियर क्या कहा जा रहा है कि दो टाइप का हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का सबसे बड़ा कारण कौन हुआ, एक्वस ह्यूमर, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो चाहे ड्रेनेज बंद हो जाए तो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी क्यों होता है, सेकेंडरी का मतलब कारण इस बार एक्वस ह्यूमर नहीं है, अदर कोजेज है। जैसे मान लीजिए किसी को हो गया है इंट्राओकुलर ट्यूमर, आई बॉल के अंदर ट्यूमर हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है जब आंख के अंदर एक बड़ा ट्यूमर ग्रोथ करेगा तो आंख के अंदर का प्रेशर, आई के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। या किसी को अंदर हो गया है इंट्राओकुलर हीमेटोमा, आई के अंदर ब्लीडिंग हुई है किसी वजह से, अब फ्लूइड के साथ साथ ब्लड और जमा हो गया है, इंट्राओकुलर हीमेटोमा, तो याद रखिएगा ये भी एक कारण हो गया। इंट्राओकुलर ट्यूमर, इंट्राओकुलर हीमेटोमा, और किस वजह से हो सकता है, तो और कारण देखिएगा होने के एक कंडीशन होती है बेटा जिसे कहते हैं नियोवेस्कुलराइजेशन, नई नई ब्लड वेसल का निर्माण होना। अगर नई नई ब्लड वेसल का निर्माण होगा, हद से ज्यादा ब्लड वेसल बन जाएगी, हद से ज्यादा परमिबिलिटी होगी, हद से ज्यादा फ्लूइड पैदा होगा और हो जाएगा बेटा जी ग्लूकोमा। तो नई नई ब्लड वेसल्स बनने से होने वाले ग्लूकोमा को नियोवेस्कुलराइजेशन ग्लूकोमा कहते हैं। और ऐसा किस केस में देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस में, डायबिटीज मेलाइटस में। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आंख के अंदर कोई ट्यूमर है, अगर आई में कोई ब्लीडिंग हो रही है, अगर डायबिटीज के केस में आंख के अंदर नई नई टाइप की ब्लड वेसल्स बन रही है, एक चीज याद रखिएगा बेटा, आई से ब्लड को ड्रेन करती है सेंट्रल रेटाइनल वेन, आई से इंप्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन सी वेन करेगी, सेंट्रल रेटाइनल वेन। अगर सेंट्रल रेटाइनल वेन ब्लॉक हो गई तो सारा ब्लड आई स्पेसेस में पड़ा रहेगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, फ्लूइड लीक कर जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी अगला कारण जो होता है उससे कहा जाता है वेस्कुलर ग्लूकोमा। अगले कारण को या अगले ग्लूकोमा को वेस्कुलर ग्लूकोमा कहा जाता है। और यह बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है यहां से, वेस्कुलर ग्लूकोमा क्यों होता है, तो जवाब होगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल रेटाइनल वेन, CRV, शॉर्ट में इसे CRV कहते हैं, सेंट्रल रेटाइनल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। और ऐसा बोला जाता था कि इस ग्लूकोमा को पैदा होने में 100 डेज लगते हैं, इसलिए इसे 100 डेज ग्लूकोमा भी कहते हैं। वेस्कुलर ग्लूकोमा को किस नाम से जाना जाता है, 100 डेज ग्लूकोमा बोला जाता है। अगर वेस्कुलर ऑप्शन में ना मिले तो आप नियोवेस्कुलर सेलेक्ट कर देना, अगर ये ना मिले 100 डेज के लिए जवाब में तो आप नियोवेस्कुलर को सेलेक्ट कर देना। बाकी कायदे से तो वेस्कुलर, जब सेंट्रल रेटाइनल वेन में ब्लॉक आ जाता है किसी भी वजह से तो ब्लड ड्रेन नहीं करता, वहीं अक्यूमुलेट रहता है, प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लूइड बाहर लीक कर जाता है और आईओपी बढ़ जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है। तो बेटा जी दो टाइप का हुआ, अगर मामला एक्वस ह्यूमर का है तो प्राइमरी है, और एक्वस ह्यूमर के अलावा दूसरी बीमारियों की वजह से हो रहा है तो मामला क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। अब सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा, सर सबसे ज्यादा कॉमन होता है आपका प्राइमरी। जी हाँ, दोनों में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, दोनों में मोस्ट कॉमन होगा प्राइमरी। प्राइमरी को कुछ बेसिक चीजों में और डिवाइड किया गया है, देखिएगा डियर, ये और अगला महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी ग्लूकोमा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं समझिएगा। एक होता है डियर जिसे कहा जाता है
वाइड एंगल ग्लूकोमा या ओपन एंगल ग्लूकोमा। दूसरे को कहा जाता है नैरो एंगल या एंगल क्लोजर। नैरो एंगल या एंगल क्लोजर एडिमा ग्लूकोमा, सॉरी। इन दो खास क्लासिफिकेशन है और क्वेश्चन इन्हीं दो टाइप से आएंगे आपके एग्जाम में। एक तो नैरो एंगल से आएगा या ओपन एंगल से, एक तो वाइड एंगल ओपन एंगल से, दूसरा नैरो एंगल या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा से या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा से, किसी भी नाम से बुलाइएगा। क्या होता है इन समझिएगा दोनों चीजों को, उसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं बेटा जी। हमने कहा कि ये रहा एक डायग्राम, यहां से प्रोड्यूस हुए कौन, एक्वस ह्यूमर। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ये ओपन है, ये वाइड है, यहां के ट्रेबुकुलर मेशवर्क वगैरह सब ओपन है, एंगल में कोई तकलीफ नहीं है। देखिएगा डियर, दो चीज है, एक तरफ तो आपको चेक करना है एंगल और दूसरी तरफ आपको चेक करना है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन, कि एक्वस ह्यूमर कितना प्रोड्यूस हो रहा है और ट्रेबेकुलर मेशवर्क का क्या स्टेटस है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क का क्या स्टेटस है। देखिएगा बेटा, कंडीशन नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, अगर ये जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये रहा एंगल और एंगल पूरी तरह वाइड ओपन है। अगर एंगल वाइड ओपन हो, एंगल खुला हुआ हो, एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां होगी सर, या तो प्रॉब्लम होगी एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन में, या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो, और ये ना हो तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाए। एंगल में छेड़खानी नहीं करनी है, एंगल डिट्टो सेम टू सेम, खुला का खुला है, ओपन का ओपन है। प्रॉब्लम किस में हुई, या तो हद से ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया यहां, या इस ट्रेबेकुलर मेशवर्क के सॉरी एंगल के पीछे जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है उसमें ब्लॉकेज आ गया। तो इस वजह से होने वाले ग्लूकोमा को कौन सा ग्लूकोमा कहा जाएगा, ओपन एंगल। तो याद रखिएगा बेटा, दोनों में डिफरेंस समझिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो पहली चीज, ओपन एंगल या वाइड एंगल आप सभी जानते हैं, ये वो ग्लूकोमा होगा जिसमें एंगल कैसा होगा, ओपन होगा, एंगल ओपन होगा, एंगल में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि इसके अंदर एंगल कैसा हो जाएगा, एंगल क्लोज्ड हो जाएगा। जी हाँ, नैरो या क्लोज्ड एंगल हो जाएगा, नैरो और क्लोज्ड एंगल। इसमें एंगल का इशू रहता है, कितने डिग्री से लेस देन 20 डिग्री। जी हाँ, 20 डिग्री से कम जब एंगल हो जाता है तो उससे नैरो एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। और यहाँ एंगल ओपन है, एंगल में इशू ही नहीं है। सर अगर एंगल ओपन है तो फिर यह ग्लूकोमा क्यों हो रहा है, उसका कारण यह है कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हद से ज्यादा। जी हाँ, अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो रहा है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, तो भी हद से ज्यादा आईओपी बढ़ जाएगा। और या फिर और इसके अलावा और क्या हो सकता है, और हो सकता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉकेज, ट्रेबेकुलर मेशवर्क में ब्लॉकेज। एंगल में कोई छेड़खानी नहीं है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो जाए और या फिर एक्वस ह्यूमर का हद से ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाए। एंगल खुला है इसलिए इसका नाम होगा ओपन एंगल या वाइड एंगल, जबकि इसके अंदर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन नॉर्मल, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, नॉर्मल होगा। जबकि ट्रेबेकुलर मेशवर्क कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक नहीं होगा, ओपन रहेगा, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ओपन रहेगा। तो ग्लूकोमा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल क्लोज हो गया है, और एंगल क्लोज हो गया है तो क्या नहीं हो रहा, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो रहा। इज इट क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब सुनिए, अगर ओपन एंगल है और ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो रहा है, ये एक्वस ह्यूमर हद से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अचानक तो एकदम से बाल्टी भर नहीं गई होगी, धीरे धीरे भरी होगी। इसका मतलब बेसिकली ये बीमारी कैसी होती है बेटा जी, क्रॉनिक डिजीज होती है। दिस इज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक है इट मींस बॉडी को एडेप्टेशन का टाइम मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा एक्वस ह्यूमर बढ़ता जा रहा है, बॉडी एडेप्ट कर रही है। इट मींस बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आएंगे एंड इट विल बी पेनलेस। जी हाँ, बिल्कुल पेनलेस होता है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होता इस ग्लूकोमा में। जबकि इधर देखिएगा, अगर अचानक से एंगल क्लोज हो गया, इसका मतलब डिजीज कैसी होगी, एक्यूट होगी सर, सडन बंद हो गया। और अचानक बंद हो गया तो बॉडी को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला, और ये कैसा होगा,
पेनफुल होगा, ये वर्ड हमेशा याद रखेगा। हमने पहले ही डिस्कस किया कि दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मोस्ट कॉमन होता है, सेकेंडरी तो बहुत कम होते हैं। प्राइमरी में फिर दो डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी, कौन कौन से, एक ओपन एंगल और एक क्लोज्ड एंगल। बेटा जी कंफ्यूजन दूर कर दूं, इन दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो जवाब आएगा मोस्ट कॉमन होगा ओपन एंगल। जी हाँ, ओपन एंगल विल बी द मोस्ट कॉमन, यानी ऐसा जिसमें एंगल ओपन है, जिसमें एक्वस ह्यूमर ज्यादा पैदा हो रहा है, या ट्रेबेकुलर मैशवर्क ब्लॉक हो गई है, और ये क्रोनिक होता है, कैसा होता है, पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता, इसीलिए इसे साइलेंट किलर ऑफ विजन, रोशनी का साइलेंट किलर या साइलेंट किलर ऑफ आई कहा जाता है। ग्लूकोमा इज बेटर नोन एज साइलेंट किलर ऑफ विजन और साइलेंट किलर ऑफ आईज, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो ग्लूकोमा होता है वो कैसा होता है बेटा जी, दैट विल बी पेनलेस, वो पेनलेस होता है। इज इट क्लियर? चलिए अब काम का क्वेश्चन सुनिएगा, यहीं पे हल्का सा मैं इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट डिस्कस कर लूं इसी टेबल से। आप सभी जानते हैं कि इसका कारण क्या होगा, सर एंगल तो ओपन है, एंगल में इश्यू नहीं है, तो फिर एक्वस ह्यूमर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे किसका प्रोडक्शन कम हो जाए, जिससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम हो जाए। बिल्कुल सही कहा, इट मींस आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, आप बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज देंगे। मेडिसिन के नाम बता दिए मैंने। आप कौन कौन सी मेडिसिन देना पसंद करेंगे, सर हम ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम हो जाए, यानी बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागोनिस्ट देंगे, एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देंगे, जिससे कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम हो जाए। पॉइंट नंबर 2। सेकंड, या फिर क्या कारण हो सकता है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क का ब्लॉक होना। ट्रेबेकुलर मेशवर्क अगर ब्लॉक हो गया है तो इसका इलाज होगा ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ट्रेबेकुलोटोमी, सर्जरी। जी हाँ, लेजर की मदद से ट्रेबेकुलर मेशवर्क को खोल दिया जाएगा या नई डक्ट पैदा कर दी जाएगी, क्रिएट कर दी जाएगी। तो अगर ये वजह हुई तो कारण होगा डियर सर्जरी, अगर ब्लॉकेज हुआ तो सर्जरी, और अगर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ड्रग से कर देंगे जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम कर देगी। इसके ऑपोजिट यहां पे कारण क्या है, सर यहां पे ट्रेबेकुलर मेशवर्क ओपन है, प्रोडक्शन नॉर्मल है, तो ये दवाई देने की जरूरत नहीं है। फिर इश्यू का है, सर एंगल में है, एंगल क्लोज हो गया है, तो एंगल को खोलने के लिए जी हाँ मियोटिक ड्रग्स दी जाती है बेटा जी। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर, जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इस डायग्राम में देखिएगा, जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जब ये प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो आइरिस इधर खींचेगी, आइरिस खींचेगी तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल चौड़ा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसलिए मियोटिक्स, पाइलोकार्पिन वगैरह दी जाती है, पाइलोकार्पिन मियोटिक्स ये दी जाती है क्लोज एंगल के अंदर, और ओपन एंगल में एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन कम करने वाली दवाइयां और सर्जरी काम में आती है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ, मोस्ट कॉमन होता है ओपन एंगल। ये इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है डियर, चलेगा। ये टेबल बहुत अच्छे से आपको थोरो हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं इनके क्लिनिकल फीचर की, कि सर क्या क्या क्लिनिकल फीचर रहे होंगे इनके। देखिए डियर, सबसे कॉमन हमने कहा ओपन एंगल होता है मोस्ट कॉमन, तो उसी के बेस पे हम बताते हैं कि क्या क्लिनिकल फीचर होंगे। अर्लियर क्लासेज में हम अकोमोडेशन पढ़ चुके हैं कि जब आप अचानक दूर से नजर को पास में शिफ्ट करते हैं तो आपकी आईज में जो चेंजेस होते हैं उन्हें अकोमोडेशन कहते हैं। आई बॉल कन्वर्ज हो जाती है, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाता है, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये चेंजेस क्या कहलाते हैं बेटा जी, अकोमोडेशन कहलाते हैं। अब अगर अंदर फ्लूइड भरा होगा तो कॉर्निया वैसे ही बहुत ज्यादा फूली हुई होगी, कॉर्निया में एडिमा होगा, अब क्या अकोमोडेशन आसानी से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले ही प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन, डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन। और ये एग्जामिनर आपसे पूछेगा अर्लीस्ट साइन होता है, अर्लीस्ट साइन, सबसे पहला साइन, द फर्स्ट या अर्लीस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा इज डिफिकल्टी इन अकोमोडेशन। बंदा अपनी आई साइट को ढंग से अकोमोडेट नहीं कर पाता, ये लक्षण आएगा। सेकंड देखिएगा और क्या क्लिनिकल फीचर आएगा, सर सेकंड क्लिनिकल फीचर ये आएगा कि जब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो एक्वस ह्यूमर या जो भी फ्लूइड है वो ऑप्टिक डिस्क को डैमेज करेंगे। यानी ये हमारी आई होगी, अगर ये आई होगी तो इस आई की ये ऑप्टिक डिस्क होगी, यहां से ऑप्टिक नर्व निकल के जाएगी, ऑप्टिक हेड होगा, यहाँ चारों तरफ रेटाइना होगी, रेटाइना की सेल्स होती है गैंग्लियोनिक सेल्स,
जो मैसेज को कन्वे करती है। तो सबसे पहले यहाँ चारों तरफ घुसने वाली गैंग्लियोनिक सेल्स डैमेज होगी। चारों तरफ घुसने वाली गैंग्लियोनिक सेल्स जब डैमेज होगी तो पेरीफेरी विजन लॉस चला जाएगा। सबसे पहले सेंट्रल विजन बचा हुआ रह जाएगा। याद रखिएगा, लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन। जी हाँ, आपको सेंटर का आइटम तो नजर आएगा। ग्लूकोमा की सबसे अच्छी निशानी है कि आपको सेंटर का तो दिखाई देगा, चारों तरफ का दिखाई नहीं देगा। अगर कल को एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है इमेज बेस, जिसमें सेंटर का महल या किला तो दिख रहा है, बाकी चारों तरफ काला काला अंधेरा है, तो इसे कहते हैं टनल विजन या सेंट्रल विजन। इट मींस पेशेंट में कौन सा विजन लॉस हो जाएगा? पेशेंट में पेरीफेरल विजन लॉस हो जाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ पेरीफेरल विजन। इट मींस कौन सा विजन रहेगा? सेंट्रल विजन, जिसे दूसरे शब्दों में टनल विजन के नाम से जानते हैं। सेंट्रल विजन या टनल विजन रहेगा। सेंट्रल विजन और टनल विजन बरकरार रहेगा, पेरीफेरल विजन लॉस हो जाएगा। चलेगा डियर। अब आगे एक क्वेश्चन फिर क्या निकल के आता है मेरे सामने? क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इसी टॉपिक से समझ लेते हैं टेस्ट कौन कौन से करेंगे। हमने कहा आईओपी बढ़ जाती है, कैसे पता चला? सर टोनोमेट्री से। शाबाश। हमने कहा एंगल क्लोज हो जाता है, कैसे पता चलेगा? गोनियोस्कोपी से। वेरी गुड। हमने कहा पेरीफेरल विजन चला जाता है, किस टेस्ट से पता लगाओगे? पेरीमेट्री से। ये सारे डायग्नोस्टिक में हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके डियर, नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या इश्यूज होगा। हमने कहा कि पेशेंट को धीरे धीरे स्टार्टिंग में कैसा विजन होगा? ब्लड विजन। इनिशियली देयर विल बी ब्लड विजन, विजन धुंधला हो जाएगा, और लेटर ऑन सारा विजन चला जाएगा। देयर विल बी लॉस ऑफ विजन, देयर विल बी लॉस ऑफ विजन। और लॉस ऑफ विजन जो होगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि ये पेनलेस होगा। सर कुछ केस में पेनफुल भी होते हैं, बिल्कुल सही कहा, क्लोज एंगल में पेनफुल होता है। बाकी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? ओपन एंगल होता है, जिसमें ये कैसा होता है? पेनलेस। इसलिए एग्जामिनर इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन मार्क करता है कि बताइए ग्लूकोमा का मैक्सिमम समय में जो विजन होगा वो कैसा होगा? पेनलेस होगा। इनिशियली जब आपकी रेटाइनल गैंग्लियोनिक सेल कंप्रेस होगी तो कलर्ड होलोज, जी हाँ, चमकीले चमकीले धब्बे नजर आएंगे, कलर्ड होलोज नजर आएंगे आपको इस जगह पे। इस तरह से कुछ बेसिक क्लिनिकल फीचर्स निकल के आते हैं ये वाले। सबसे अर्लीस्ट पता चला गया इंडिकेटर लॉस ऑफ अकोमोडेशन, कि अकोमोडेशन ढंग से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं डियर कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या सॉरी क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे। देखिएगा डियर, डायग्नोस्टिक टेस्ट की जहां तक बात करें, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपने कहा आईओपी बढ़ा हुआ है, कैसे पता चला? तो हमने कहा सर टोनोमेट्री से पता चला। टोनोमेट्री इज द टेस्ट ऑफ चॉइस या डायग्नोसिस ऑफ चॉइस फॉर इंक्रीज्ड आईओपी। आईओपी बढ़ावा है, यह पता लगाने का टेस्ट ऑफ चॉइस कौन सा होता है? टोनोमेट्री होता है। अब हमने कहा ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है, तो आप सभी जानते हैं एंगल का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है गोनियोस्कोपी टू असेस एंगल। एंगल को असेस करने के लिए कि एंगल ओपन है या एंगल क्लोज है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? गोनियोस्कोपी किया जाएगा। फिर हमने कहा आईओपी बढ़ने से ऑप्टिक हेड डैमेज हो जाता है, तो ऑप्टिक हेड डैमेज हुआ या नहीं हुआ? हुआ है तो कितना हुआ है, उसका पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है डियर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी, जिसे आप ऑप्थेल्मोस्कोपी का ये एक वेरिएंट है। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है, जिसमें ओकुलर फंडस चेक किया जाता है, मतलब ऑप्टिक डिस्क और मैकुलर लूटिया, उन पॉइंट को चेक करना, आंख के सबसे पीछे वाले एरियाज को देखना। आंख में सबसे पीछे वाला एरिया ओकुलर फंडस कहलाता है, तो उसे देखना इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी या फंडोस्कोपी कहलाएगा। अगर आपको लगता है कि पेरीफेरल विजन चला गया है, केवल सेंट्रल विजन बाकी है, तो आप कौन सा टेस्ट कर देंगे? पेरीमेट्री। और एक्वस ह्यूमर एंटीरियर सेगमेंट में रहता है, तो उसका एंटीरियर सेगमेंट को अच्छे से देखने के लिए स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। हर चीज का एक मकसद है। ये फॉर पेरीफेरल विजन, कि पेरीफेरल विजन है या लॉस हो गया, उसके लिए ये टेस्ट किया जाएगा। अगर आपको पता लगाना है कि एंटीरियर सेगमेंट ढंग से काम कर रहा है कि नहीं,
तो स्लिट लैब एग्जामिनेशन किया जाएगा। इस तरह ये बेसिक कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं डियर। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की कि आप कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट सबसे पहले हमने कहा कि पेनलेस होता है, लेकिन इफ पेनफुल, अगर पेनफुल हुआ ग्लूकोमा यानी एक्यूट वाला हुआ, बोले तो एंगल क्लोजर हुआ। इफ पेनफुल, और पेनफुल कौन सा होता है बेटा जी? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा पेनफुल होता है। अगर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हुआ, पेनफुल ग्लूकोमा हुआ, तो दर्द को दूर करने के लिए आपको क्या काम में लेनी पड़ेगी? एनाल्जेसिक काम में लेनी पड़ेगी। जी हाँ, द फर्स्ट ड्रग विल बी एनाल्जेसिक। आपको एनाल्जेसिक्स काम में लेनी पड़ेगी। और कौन सी काम में लेनी पड़ेगी? आईवी रूट से आपको मेपेरिडीन देनी पड़ेगी। आईवी रूट से मेपेरिडीन, यानी नॉन ओपियोइड नहीं बल्कि ओपियोइड एनाल्जेसिक। जी हाँ, आपको ओपियोइड एनाल्जेसिक देना पड़ेगा क्लाइंट को, याद रखिएगा डियर, ओपियोइड एनाल्जेसिक देना पड़ेगा। और ओपियोइड एनाल्जेसिक से आप पेशेंट के दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, पहली मेडिसिन आपने दे दी एनाल्जेसिक, जिससे दर्द को रोका जा सके। और आप साथ में कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? तो देखिएगा डियर, फर्स्ट के बाद में दूसरी, ऐसी मेडिसिन जिनसे आईओपी को कम किया जा सके। सबसे पहले देखिएगा, अगर ग्लूकोमा क्राइसिस हो गया, अगर किसी को ग्लूकोमा क्राइसिस है, मतलब सडन आईओपी बढ़ गया है और हद से ज्यादा बढ़ गया है, और क्राइसिस का मतलब होता है बेटा जी इमरजेंसी। अगर आपको इमरजेंसी में ग्लूकोमा को ट्रीट करना है तो आपको ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो फटाफट आईओपी को कम कर सके। और उसका एग्जाम्पल जो होगा डियर, दैट विल बी ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। जी हाँ, इस केस में आपको ओस्मोटिक डायूरेटिक्स देने पड़ेंगे, यानी जो ओस्मोसिस के जरिए डायूरेसिस कराए, हद से ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन कराए। तो यूरिन प्रोडक्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, तो ब्लड के वॉल्यूम की पूर्ति करने के लिए बाकी टिश्यू से निकल के फ्लूइड आएगा। इट मींस आई का जो एक्वस ह्यूमर है वो भी ड्रेन होकर चला जाएगा और आईओपी कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ओस्मोटिक डायूरेटिक्स काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स काम में लिए जा सकते हैं? तो 3 बेसिक ऑस्मोटिक डायूरेटर है जो यहाँ काम में लेते हैं। एक तो काम में लिया जाता है बेटा जी मैनिटोल, एक काम में लिया जाता है ग्लिसरीन, जी हां ग्लिसरीन, और तीसरा काम में लिया जाएगा आइसोसोर्बाइड। 3 आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहला तो मैनिटोल है। जी हां, इट इज द डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस है ये, तो इट इज डीओसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इन इमरजेंसी। वर्ड पे फोकस कीजिएगा, रूटीन ट्रीटमेंट के लिए नहीं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको ग्लूकोमा का इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन होगी? मैनिटोल होगी। इसके बाद सेकंड ग्लिसरीन, हमेशा याद रखिएगा विथ लेमन जूस। जी हाँ, नींबू पानी के साथ में दी जाती है हमेशा ग्लिसरीन को, ठीक है, ओरली दे देते हैं। बस इसकी एक चीज याद रखिएगा कि ये एक तरह की शुगर है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज, इट इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज, इसलिए आप इसे किस में नहीं दे सकते? सो नॉट गिवन इन डायबिटीज मेलाइटस क्लाइंट, सो नॉट गिवन इन डायबिटीज मेलाइटस क्लाइंट। एक डायबिटीज का पेशेंट है जिसे अगर ग्लूकोमा हो गया है तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए मैनिटोल काम में लेंगे, आइसोसोर्बाइड लेंगे, उसके लिए ग्लिसरीन नहीं ले सकते क्योंकि ये बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देती है। इसके ऑपोजिट याद रखिएगा डियर, इसके ऑपोजिट कौन सी ले सकते हैं? आइसोसोर्बाइड। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाती, ये सिंथेटिक ग्लिसरीन होती है। आइसोसोर्बाइड इज सिंथेटिक ग्लिसरीन, इट इज सिंथेटिक ग्लिसरीन। आप आसानी से दे सकते हैं, याद रखिएगा। इट कैन बी गिवन इन डायबिटीज मेलाइटस क्लाइंट। डायबिटीज मेलाइटस के क्लाइंट को मैनिटोल दे सकते हैं, आइसोसोर्बाइड दे सकते हैं, ग्लिसरीन नहीं दे सकते। बाकी इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मैनिटोल, इसलिए उसे बोला गया ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इन इमरजेंसी। सबसे पहले आपने पेन को रिलीव करने के लिए मेडिसिन दे दी, सेकंड आपने ऑस्मोटिक डायूरेटर लेके इमरजेंसी को ट्रीट कर दिया, तीसरा बारी बारी इलाज करते बेटा। सबसे पहले क्लोज्ड एंगल ट्रीटमेंट। क्लोज एंगल का क्या ट्रीटमेंट होगा?
हमने कहा कि एंगल क्लोज हो गया है, तो एंगल को ओपन करने के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? सर एंगल को ओपन करने के लिए दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहला तो ड्रग्स से ठीक कर दिया जाए, कुछ ड्रग्स देकर के ठीक कर दिया जाए, और दूसरा सर्जरी से ठीक किया जाए। ड्रग्स और सर्जरी से उस एंगल को ठीक किया जा सकता है। ड्रग्स के अंदर बताया, अगर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, मायोटिक्स, अगर प्यूपिल का मायोसिस होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, प्यूपिल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो आइरिस खींचेगी, और आइरिस खींचेगी तो एंगल खुले जाएगा। इसलिए एग्जांपल के तौर पे पाइलोकार्पिन, याद रखिएगा डियर, पाइलोकार्पिन काम में ली जाती है, पाइलोकार्पिन ड्रग काम में ली जाती है क्लोज एंगल में एंगल को खोलने के लिए। इसीलिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है डीओसी फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, डीओसी फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की डीओसी हमेशा याद रखिएगा बेटा। डीओसी फॉर क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा कौन होगी? तो जवाब आएगा पाइलोकार्पिन होगी, इट विल बी पाइलोकार्पिन। ये क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। सर्जरी में क्या कर सकते हैं? सर्जरी में देखिएगा बेटा, सिंपल से इफेक्ट है। सर्जरी में दो तीन टर्मिनोलॉजी है, ट्रेबेकुलोप्लास्टी, ट्रेबेकुलोप्लास्टी, सॉरी क्लोज एंगल में, क्लोज एंगल में अगर आपको एंगल को खोलना है तो उस आइरिस को काटना पड़ेगा, वहां से आइरिस को ही काटना पड़ेगा, आइरिडोप्लास्टी, उस आइरिस को वहां से सर्जरी करके एक नया होल क्रिएट करना पड़ेगा एंगल के साइड में। इस डायग्राम को देखिएगा, एक नए डायग्राम से क्लियर कर दें। अगर ये हमारी आईबॉल है, ये सीलिया है, सीलियरी बॉडी, और यहां पे हमारा प्यूपिल था। अब क्योंकि ये एंगल क्लोज हो गया किसी वजह से, अगर किसी वजह से ये एंगल क्लोज हो गया है तो इस एंगल को, यहां एंगल क्लोज हो गया है तो इस आइरिस में नया छेद कर दिया जाता है, इस आइरिस को सर्जरी करके रिपेयर कर दिया जाता है, और उस सर्जरी को किस नाम से जानते हैं? उस सर्जरी को आइरिडोप्लास्टी के नाम से जानते हैं, आइरिडोप्लास्टी, नहीं तो आइरिडोटोमी, ओटोमी, इंसिजन करना, सर्जरी करना और छेद करके खोल देना, आइरिडोटोमी। आइरिस में डायरेक्ट अगर एंगल क्लोज है तो डायरेक्ट आइरिस से नया छेद क्रिएट कर दो, या उस छेद की रिपेयरिंग कर दो, एंगल की रिपेयरिंग कर दो, तो उसे आइरिडोप्लास्टी या आइरिडोटोमी कहा जाता है। ये क्लोज एंगल का ट्रीटमेंट होता है। क्लोज एंगल में काम की चीज ड्रग ऑफ चॉइस होगी, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी बेटा जी? पाइलोकार्पिन, जो प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और एंगल को खोल देगी। इसका मतलब आपको मियोटिक्स देने हैं, इसका मतलब कौन सी दवाई नहीं देनी है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग कौन होती है? माइड्रिएट्रिक्स, जो प्यूपिल को डायलेट करती है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स होती है बेटा जी माइड्रिएट्रिक्स, जो प्यूपिल डायलेटर होती है, जो प्यूपिल को डायलेट करती है, वो दवाई नहीं दे सकते। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड, जी हाँ ट्रोपिकामाइड, और जैसी बहुत सारी आप माइड्रेट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही प्यूपिल डायलेट होगी तो एंगल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? एंगल पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा बी डियर, ये तो बात होगी आपके ट्रीटमेंट की, कौन से ग्लूकोमा के क्लोज एंगल। और लास्ट में अगर बात करें ट्रीटमेंट फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्रीटमेंट फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा, कि आप ओपन एंगल ग्लूकोमा को कैसे ठीक करेंगे। वही बात, ओपन एंगल में दो इश्यू है। अगर एक्वस ह्यूमर ज्यादा बढ़ रहा है तो डिक्रीज करने के लिए, टू डिक्रीज एज प्रोडक्शन, टू डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करने के लिए कुछ दवाइयां दी जाएगी। और यहां टू ओपन ट्रेबेकुलर मेशवर्क, अगर ट्रेबेकुलर मेशवर्क ब्लॉक हो गया तो उसे खोलने के लिए टू ओपन ट्रेबेकुलर मेशवर्क, एक तो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को खोलने के लिए काम किया जाएगा, और दूसरा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज करने के लिए काम किया जाएगा। डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन काम में ले लेते हैं? तो याद रखिएगा बेटा, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, सबसे पहली दवाई काम में लेते हैं बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स को काम में लिया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं टिमोलॉल, जी हाँ, जो कभी
जो कभी ओपन एंगल ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी। ओपन एंगल में ड्रग ऑफ चॉइस पहले क्या हुआ करती थी बेटा जी? पहले टिमोलोल हुआ करती थी। टिमोलोल वाज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल के ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए किसको काम में लेते थे? टिमोलोल को काम में लिया जाता था। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी की मेडिसिन आ गई है आपके सामने, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। इसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट जो लेटेस्ट डेवलप हुई है, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। और इन ड्रग्स का काम भी क्या होता है? इनका काम भी एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करना होता है। और इस ड्रग का जहां तक एग्जांपल पूछा जाए, दैट विल बी लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट, जी हाँ, एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, एनालॉग है, जो काम में ले सकते हैं। एक ही प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग काम में ले सकते हैं, जिसका नाम है लेटानोप्रोस्ट। आई ट्रीटमेंट के लिए केवल एक ही अप्रूव किया गया है। बाकी आई ट्रीटमेंट के लिए, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए दूसरा कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट या एंटालॉग काम में नहीं ले सकते। केवल एक ही एनालॉग काम में ले सकते हैं, एंड दैट इज लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट इज नाउअडेज टिमोलोल को रिप्लेस करके, नाउअडेज इट इज द DOC4 ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा की DOC लेटानोप्रोस्ट है, क्लोज एंगल की पाइलोकार्पिन है। याद रखिएगा बेटा, क्लियर है? तो एक दवाई तो होगी आपके सामने बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर टिमोलोल, दूसरी होगी प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। तीसरी मेडिसिन जो होगी थर्ड, दैट विल बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देती है, और उस वजह से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होता। ये तीनों मेडिसिन का काम ही यही है कि एक एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस नहीं होने देती, ब्लॉक कर देती है, जिससे एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो आईओपी कम हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, एसिटाजोलामाइड। जी हाँ, एसिटाजोलामाइड। कभी एसिटाजोलामाइड DOC हुआ करती थी, उसके बाद टिमोलोल DOC बनाई गई, और आज की तारीख में मैक्सिमम लोग किससे प्रेस्क्राइब करना पसंद करते हैं? लेटानोप्रोस्ट को प्रेस्क्राइब करना पसंद करते हैं बेटा जी। एसिटाजोलामाइड के साथ साथ एक और है, डारजोजोलामाइड। डारजोलामाइड, डोरजोलामाइड, इट इज द DOC इन चाइल्ड। जी हाँ, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले, देखिए कैसा बजीट लगाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन एंगल की DOC बताओ, तो आप कहेंगे ओपन एंगल की DOC तो होती है लेटानोप्रोस्ट। लेकिन अगर वो पूछ ले DOC फॉर ओपन एंगल इन चाइल्ड, DOC फॉर ओपन एंगल इन चाइल्ड, बच्चों में ओपन एंगल ग्लूकोमा की DOC कौन सी होगी? तो आपका जवाब होगा कौन सी होगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगी। अब देखिएगा डियर, इसके साथ साथ, इन ड्रग्स के साथ साथ कुछ सर्जरीज भी की जा सकती है। ओपन ट्रेबेकुलर मेशवर को ओपन करने के लिए सर्जरीज की जा सकती है, और सर्जरीज कहलाएगी ट्रेबेकुलोप्लास्टी। किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेबेकुलोप्लास्टी। जी हाँ, ट्रेबेकुलोप्लास्टी जो ट्रेबेकुलर मेशवर को रिपेयर करेगी, या ट्रेबेकुलोस्टोमी, यानी नया छेद क्रिएट कर दिया जाएगा ट्रेबेकुलर में। स्टोमी मतलब ओपनिंग, और प्लास्टी मतलब रिपेयरिंग। अगर आप ट्रेबेकुलर मेशवर की रिपेयरिंग करते हो तो वो कहलाएगा ट्रेबेकुलोप्लास्टी, और अगर आप उसमें नया छेद क्रिएट करते हो तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ट्रेबेकुलोप्लास्टी के नाम से जाना जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन जो यहां से निकल के आएगा बेटा, वो पोस्ट सर्जिकल केयर के नाम से आएगा, कि अगर आप आई की सर्जरी करते हैं, तो ग्लूकोमा की सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा बेटा हमेशा कि अवॉइड एक्टिविटीज इंक्रीजिंग IOP। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कौन इंक्रीज हो जाए? इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अवॉइड एक्टिविटीज इंक्रीजिंग IOP। IOP बढ़ाने वाली कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी है। सर्जरी के बाद आंखों को रब नहीं करना है। अवॉइड रबिंग ऑफ आइज। आंखों को रब नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। कमर से झुकना नहीं है। अवॉइड सडन चेंज इन पोजीशन। अवॉइड सडन जर्किंग मूवमेंट। अचानक सर को झटके लगे ऐसे मूवमेंट नहीं करने हैं। अवॉइड जर्किंग मूवमेंट्स, अवॉइड सडन चेंज इन पोजीशन। प्लस याद रखिएगा, पोस्ट सर्जरी अगर आंखों के जस्ट बाद ब्लड विजन है,
कुछ दिनों तक अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लड विजन है, वाटरी आईज है, आंखों में से पानी आ रहा है, अगर सर्जरी के कुछ दिनों बाद ब्लड विजन है, वाटरी आईज है, आंखों के अंदर से क्या आ रहा है बेटा जी, पानी आ रहा है, तो ये कैसी फाइंडिंग होती है? ये सारी नॉर्मल फाइंडिंग होती है, ये एबनॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। दीज आर नॉर्मल फाइंडिंग। ब्लड विजन, वाटरी आईज कैसी फाइंडिंग हुई? नॉर्मल फाइंडिंग्स हुई। हाँ, अगर वाटरी आईज के साथ फीवर है, अगर वाटरी आईज के साथ फीवर आ गया है तो मान के चलेगा इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए सर्जरी के बाद की। इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है आपका ग्लूकोमा। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।